ये प्लेन एक बर्फीली पहाड़ी से टकराकर क्रैश होता है और इस क्रैश में जो मुसाफिर जिंदा रह गए थे उनके पास अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो था अपनी फैमिली मेम्बर और या तो उसका मांस खाकर जिंदा रहना। दूसरी कहानी है फ्लाइट 571 की, जिसे आप दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कहो या इंसान जात की सबसे बड़ी दुर्घटना, जिसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी शुरू होती है 12 अक्टूबर 1972 को। साउथ अमेरिका के यूरुग्वे देश से एक चार्टर प्लेन उड़ान भरता है जिसे जाना था चिली देश की राजधानी सैंटियागो में। इस प्लेन में बैठे हैं रग्बी प्लेयर्स और उनका मैच देखने जा रहे हैं उनके फैमिली मेंबर और उनके यार दोस्त। इस प्लेन में टोटल 45 पैसेंजर है जिनमें 9 क्रू मेंबर्स हैं। ये 3 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी और रास्ते में से इंडीज की पहाड़ियों को भी पार करना था, लेकिन बदकिस्मती से आगे चलकर मौसम खराब मिलता है और इस वजह से फ़्लाइट को रास्ते में ही अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में लैंड करवा दिया जाता है। ये फ़्लाइट सारी रात वहीं पर रुकती है और दूसरे दिन यानी 13 अक्टूबर को फिर से उड़ान भरती है। अभी भी मौसम नॉर्मल नहीं था, लेकिन फिर भी प्लेन उड़ान भर चुका था। अब यहाँ से सैंटियागो पहुँचने में सिर्फ 1 घंटे का सफ़र था और पायलट को पूरा भरोसा था कि वो सही सलामत पहुँच जाएंगे। ये प्लेन 18,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहा था और प्लेन आहिस्ता आहिस्ता इंडीज की पहाड़ियों को पार भी कर रहा था, लेकिन आगे चलकर मौसम और भी ज़्यादा खराब देखने को मिलता है। धुंध की वजह से पायलट को कुछ आगे नजर ही नहीं आ रहा था। अगर मौसम साफ होता तो पायलट पहाड़ियों को देखकर बताता कि वो कहाँ पर है। अब पायलट को ये तो पता था कि वो 1 घंटे में सैंटियागो पहुंच जाएंगे और 1 घंटे के बाद जब उसे लगा कि उसने इंडीज की पहाड़ियों को क्रॉस कर लिया है तो उसने सैंटियागो एयरपोर्ट पर एटीसी से प्लेन को लैंड करवाने की परमिशन मांगी। और यहाँ पर एटीसी ने पूछा कि आपने इंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है, तो पायलट ने कहा कि हाँ, उन्होंने इंडीज की पहाड़ी को क्रॉस कर लिया है। इसीलिए एटीसी ने परमिशन भी दे दी और पायलट से कहा आप प्लेन को 11,000 के एल्टीट्यूड पर लाएं। जैसे ही प्लेन नीचे आता है तो पायलट ने देखा कि अभी तक तो इंडीज की पहाड़ियाँ ही चल रही है और सामने एक बड़ी चट्टान आ रही है। वो प्लेन को फिर से ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी। प्लेन को ऊपर उठाते उठाते प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा कर टूट गया। पिछला हिस्सा टकराने की वजह से पीछे की जो सीटें थी वो हवा की वजह से मुसाफिरों के साथ ही उड़ गई थी। इस टकराव में प्लेन का राइट विंग भी टूट चुका था, जिसकी वजह से प्लेन की दूसरी विंग भी पहाड़ी से टकराकर टूट जाती है। अब प्लेन का फ्रंट हिस्सा 350 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और आगे जाकर एक ग्लेशियर से टकराता है। इस टकराव में प्लेन के दोनों पायलट की डेथ हो जाती है। 45 में से 12 लोग इस टकराव में ही फौरी तौर मारे जाते हैं और अभी भी 33 लोग बाकी जिंदा थे, लेकिन इनमें से काफ़ी लोग तो जख्मी हो चुके थे। अब उन्हें ये भी पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। ये क्रैश हुआ प्लेन ज़मीन से 3,570 मीटर दूर की ऊंचाई पर इंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पर बिखरा पड़ा है। अभी तक तो ये टकराव तो कुछ भी नहीं है, असली कहानी तो अभी भी बाकी थी। अब वहाँ के टाइम के हिसाब से 5:30 बज रहे थे और रेस्क्यू के पास उनको ढूंढने के लिए ज़्यादा वक्त भी नहीं था, क्योंकि अब रात होने वाली थी। अगर बाई चांस अंधेरा होने से पहले उन्हें नहीं बचाया गया तो इस खतरनाक पहाड़ी पर रात गुजारना उनके लिए नामुमकिन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर रात के टाइम पर -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इसीलिए जल्दी में रेस्क्यू के 4 जहाज़ रवाना किए गए। इन 4 जहाज़ों ने इंडीज की पहाड़ियों का कोना कोना देखा, लेकिन उनको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, क्योंकि जहाँ प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ पर सफ़ेद बर्फ़ और कोहरा था और बदकिस्मती से प्लेन का रंग भी सफ़ेद ही था। ऊपर से देखने पर रेस्क्यू टीम को क्रैश पोजीशन का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था। देखते ही देखते रात हो चुकी थी। रात होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। अब बाकी बच्चे पैसेंजर इस उम्मीद में थे कि कैसे भी करके वो ये रात गुजार ले, कल उन्हें कोई ना कोई ज़रूर ढूंढ ही लेगा। अब यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि 33 लोगों में से 5 लोग और इस मौसम को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी भी डेथ हो जाती है। और वहाँ पर फिर से सुबह होते ही 14 अक्टूबर को फिर से सर्च ऑपरेशन को शुरू कर दिया जाता है, लेकिन सर्च ऑपरेशन में अब 4 हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि 11 हेलीकॉप्टर भेजे गए। लेकिन रेस्क्यू टीम को जहाज नज़र ही नहीं आ रहे थे। वो सर्वाइवर के ऊपर से उड़कर जा रहे थे, लेकिन उन्हें नीचे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। इसीलिए सर्वाइवर ने रेस्क्यू को सिग्नल देने के लिए लिपस्टिक से SOS लिखने की कोशिश की, लेकिन लिपस्टिक से इतना बड़ा SOS लिखना पॉसिबल नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने बैग से एक बड़ा मार्क बनाया जिससे वो उन्हें देख सके। उस दिन भी इनके ऊपर से 3 जहाज निकल कर गए, लेकिन उनको किसी ने नोटिस ही नहीं किया। अगला दिन यानी 15 अक्टूबर को भी यही हाल होता है। रेस्क्यू को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। अब सर्वाइवर को ये पता चल चुका था कि वो पूरी तरीके से फंस चुके हैं और इसी वजह से वो जहाज में मौजूद चीज़ों से टेक्निक बनाने लगे, जैसे धूप में बर्फ़ को पिघलाकर पानी पीना, लेकिन खाने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं। ऐसे ही 8 दिन गुजर गए। सूरज की रोशनी बर्फ़ से रिफ्लेक्ट होकर इनकी आंखों को डैमेज कर रही थी और वहाँ पर 8 दिन गुजरने के बाद सर्च अभियान को भी रोक दिया जाता है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। इसीलिए सर्च ऑपरेशन को 2 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। ऑफिसर को ये लगा कि इन 8 दिनों में सारे पैसेंजर मारे गए होंगे और इन 2 महीनों के बाद उनकी मुर्दा बॉडी को ढूंढकर घर वालों को भेज दिया जाएगा। इधर सर्वाइवल को प्लेन के मलबे के अंदर एक रेडियो मिला, जिसमें उन्हीं की न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हो रही थी कि फ़्लाइट 571 के सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है
और जिससे सर्वाइवल और भी ज़्यादा परेशान और मायूस हो गए। अब उनको ये मालूम हो गया था कि यहाँ पर उनकी मौत निश्चित है। उन्होंने प्लेन की सीटों की रुई को अपने कपड़ों में भरकर ठंड से बचने की कोशिश की, लेकिन अब जिंदा रहने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो था तारीख में वो करना जो आज से पहले किसी ने नहीं किया, जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। उन्होंने बर्फ में पड़ी लाश जो उनके यार दोस्त और फैमिली मेंबर्स की थी उन्हें खाने का फैसला किया। हालांकि ये फैसला लेना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि एक एक करके दिन गुजरता जा रहा था और उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। वहाँ पर क्रैश के 16 दिन बाद यानी 29 अक्टूबर को कुदरत ने उन्हें एक और झटका दिया। वो रात के वक्त सो रहे थे कि अचानक उन्हें पता चला कि पहाड़ से बर्फ का एक मोटा हिस्सा टूटकर नीचे की तरफ गिर रहा है। ये तूफान इतनी जोर से आया था कि भारी मिकदार में मौजूद बर्फ ने प्लेन को अपनी चपेट में ले लिया था। उनका प्लेन बर्फ के नीचे दब चुका था और प्लेन के अंदर भी बर्फ घुस चुकी थी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ना मिलने पर 8 और लोगों की मौत हो जाती है और बाकी बचे सर्वाइवल भी अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर क्रैश के 2 महीने बाद यानी 12 दिसंबर को 3 रग्बी प्लेयर प्राडो, कनीसा, विजेंटीन ने वेस्टर्न पीक को हाइक करने का इरादा किया, इसी उम्मीद में कि पहाड़ की दूसरी साइड कोई ग्रीन वैली होगी जहां से उनको मदद मिल सके। ये बहुत ही तकलीफ देने वाली हाइक थी, क्योंकि ना ही इनके पास प्रोफेशनल गियर थी और सबसे बढ़ के टेम्परेचर जो -30 डिग्री सेल्सियस का था। उन्होंने हाथ से बनाए गए स्लीपिंग बैग और सीटों से बनाए गए कपड़े लपेटे और निकल गए। पूरा 3 दिन चलने के बाद वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि पहाड़ के दूसरे साइड भी पहाड़ी मौजूद है। अब यहाँ पर खाने की शॉर्टेज की वजह से वेस्टर्न वापस क्रैश पॉइंट की तरफ रवाना हो गए। प्राडो और कनीसा मदद की तलाश में पहाड़ की डाउनहिल की तरफ चल पड़े। अगले 10 दिनों तक ट्रैवलिंग करने के बाद यानी 61 किलोमीटर का सफ़र बुरी हालत में गुजारने के बाद वो एक वैली में पहुंचे जहां पर हरियाली भी थी, यहाँ पर जानवर भी थे और नदी भी बह रही थी। और वो नदी से पानी पी रहे थे कि नदी के उस पार घोड़े पर एक शख्स दिखाई दिया। नदी के पानी के शोर की वजह से घोड़सवार इनकी आवाज़ नहीं सुन रहा था। घोड़सवार ने एक पेन और कागज़ पत्थर में लपेट कर इनकी तरफ फेंका। फिर उन दोनों ने सारा माजरा लिखा और उनकी तरफ फेंका। फिर वो शख्स घोड़ा भगाता हुआ वो लेटर चिलीज अथॉरिटीज़ की तरफ ले गया। पहले तो उनको यकीन ही नहीं हुआ कि 2.5 महीने गुजर जाने के बाद प्लेन क्रैश सर्वाइवल अभी भी जिंदा है। फिर जाके अथॉरिटीज़ ने प्राडो और कनीसा को रेस्क्यू किया और फिर जाकर 22 दिसंबर को प्राडो और कनीसा के साथ मिलकर रेस्क्यूअर क्रैश पॉइंट पर पहुंचे। पहाड़ की चोटी देखकर पायलट भी हैरान रह गए थे कि इन दोनों ने बिना किसी गियर और बिना किसी एक्सपीरियंस के ये पहाड़ कैसे पार कर लिया। आखिरकार लाज में मौजूद बाकी पैसेंजर को रेस्क्यू कर लिया गया और बाकी पैसेंजर की डेड बॉडीज़ को एक ही बड़ी कब्र खोदकर उसमें दफन कर दिया गया। इस कब्र के ऊपर कुछ पत्थर रख के इसे एक मेमोरियल बनाया गया।